प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह आज आपसे पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी पर विस्तृत चर्चा करूंगा। पानीपत के प्रथम युद्ध का भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत का यह प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर लड़ा गया। पानीपत का यही ऐतिहासिक मैदान आगे चलकर दो अन्य बड़े युद्धों का भी साक्षी बना, जिनमें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी शामिल हैं। पानीपत में हुए इस युद्ध के फलस्वरूप 1206 ईस्वी में स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की भयंकर पराजय हुई और वह युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। इस युद्ध के फलस्वरूप काबुल के शासक बाबर की विजय हुई और बाबर ने भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे मुगल वंश कहा जाता है। मुगल वंश ने आगे चलकर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की, शांति और स्थायित्व के युग का सूत्रपात हुआ और ऐसे वातावरण में साहित्य, कला, संस्कृति, स्थापत्य और संगीत के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए। इस युग में व्यापार और वाणिज्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आइए हम पानीपत के प्रथम युद्ध पर विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पानीपत के प्रथम युद्ध पर इस चर्चा को हम 4 भागों में विभक्त करेंगे। प्रथम भाग में हम बाबर के प्रारंभिक जीवन पर विचार करेंगे। द्वितीय भाग में हम बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा पर विचार करेंगे। तृतीय भाग में हम बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमणों की बात करेंगे और चतुर्थ भाग में हम पानीपत के प्रथम युद्ध पर बात करेंगे, जिसमें पानीपत के युद्ध की घटनाएं, पानीपत के युद्ध का महत्व और बाबर की भारत में विजय के कारणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करेंगे। आइए हम प्रथम भाग पर चर्चा करते हैं। बाबर का प्रारंभिक जीवन, जन्म और माता पिता। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, परंतु बाबर के पारिवारिक सदस्य और मित्र उसे प्यार से बाबर कहकर पुकारते थे। तुर्की भाषा में बाबर शब्द का अर्थ है बब्बर शेर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के शासक थे। वह अमीर तैमूर के वंश से संबंध रखता था। उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो प्रसिद्ध मंगोलियाई सरदार चंगेज खान के वंश से थी। इस प्रकार बाबर की नसों में मध्य एशिया के 2 शूरवीर योद्धाओं का रक्त बह रहा था। बाबर के दादा सुल्तान अबू सैयद मिर्जा मध्य एशिया के एक बड़े योद्धा थे। उन्होंने मध्य एशिया में कई बड़ी सफलताएं प्राप्त की थी और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में समरकंद, बुखारा, फरगना, बल्ख, बदख्शां, खुरासान, काबुल, गजनी और कंधार जैसे क्षेत्र सम्मिलित थे। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी हेरात थी। सुल्तान अबू सैयद मिर्जा की 1469 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसके पश्चात उसका साम्राज्य उसके 4 पुत्रों में विभक्त हो गया। सुल्तान अहमद मिर्जा समरकंद और बुखारा के शासक बने, महमूद मिर्जा बदख्शां के शासक बने, उलुग मिर्जा काबुल और गजनी के शासक बने और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर का संबंध मध्य एशिया के बड़े परिवारों से था। बाबर की शिक्षा। बाबर की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। जल्दी ही उसने तुर्की, फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके शिक्षक का नाम शेख मजीद था। बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम ने बाबर को साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय जैसे गुणों को सिखाया था। बाबर की दादी शाह सुल्ताना बेगम ने उसको कुशल व्यवहार और शिष्टाचार के गुण सिखाए थे। पहाड़ी जलवायु में पालन पोषण होने के कारण बाबर शारीरिक दृष्टि से भी सक्षम बन गया था। बाबर का फरगना का शासक बनना। 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की अपने महल के शिखर से गिरने से मृत्यु हो गई, जब वह कबूतर उड़ा रहा था। अब फरगना के शासक का सिंहासन बाबर की जिम्मेदारी बन गया और बाबर
11 वर्ष की आयु में फरगना के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके विरोधियों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा, परंतु बाबर ने सख्ती से उनका सामना किया और उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बाबर द्वारा समरकंद की विजय 1497 ईस्वी। बाबर ने बचपन में ही समरकंद के शहर के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और उसे समरकंद की कहानियों ने काफ़ी आकर्षित किया था। उसने 1495-96 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण का निश्चय किया, परंतु उसका यह प्रयास असफल साबित हुआ। 1497 ईस्वी में उसने दूसरी बार समरकंद पर चढ़ाई की और इस बार वह समरकंद पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु उसकी यह विजय अस्थायी सिद्ध हुई और 100 दिनों के पश्चात ही उसको समरकंद छोड़ना पड़ा। समरकंद में बाबर का स्वास्थ्य खराब हो गया था और वह अपने मूल राज्य फरगना की ओर चल पड़ा, परंतु रास्ते में ही उसे पता लगा कि फरगना पर भी उसके विरोधियों ने अधिकार कर लिया है। इस प्रकार बाबर अब दर दर भटकने के लिए बाध्य हो गया। बाबर एक खानाबदोश के रूप में 1497 से 1504 ईस्वी 1497 से 1504 ईस्वी तक बाबर दर दर भटकता रहा। उसका जीवन एक खानाबदोश की तरह हो गया था। किसी भी राज्य के शासक ने उसको सहायता नहीं दी, परंतु बाबर साहित्य प्रेमी था और अच्छी रचनाओं को पढ़कर वह आनंदित होता था और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर भी वह खुश होता था। 1498 ईस्वी में वह फरगना पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु 1500 ईस्वी में उसने फिर फरगना को खो दिया। 1501 ईस्वी में उसने समरकंद पर अधिकार किया, परंतु जल्दी ही समरकंद उसके हाथों से निकल गया। 1502 से 1504 ईस्वी तक का समय बाबर के जीवन का अत्यंत कष्टकारी समय था। इस दौरान बाबर को भूखे दर दर भटकना पड़ा और नंगे पांव पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा। बाबर काबुल के शासक के रूप में 1504 ईस्वी। बाबर ने मध्य एशिया के समरकंद और बुखारा जैसे शहरों से निराश होकर अब हिंदुकुश पर्वत को पार करने का निश्चय किया और उसने अफ़गानिस्तान में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय किया। 1504 ईस्वी में उसके भाग्य से काबुल और गजनी की राजनीतिक स्थिति खराब थी और इसका उसने फ़ायदा उठाया और 1504 ईस्वी में उसने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर काबुल और गजनी का शासक बन गया। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की पदवी धारण कर ली, जो उसके पूर्वजों ने कभी धारण नहीं की थी। बाबर के भारत पर आक्रमण के कारण। बाबर के भारत पर आक्रमणों के कारणों पर विचार करने से पूर्व हम बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में भारत 16वीं शताब्दी के आरंभ में कई राज्यों का जमघट था। उस समय दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था और भारत में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। फिरोज तुगलक के समय से ही दिल्ली सल्तनत के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह होने लग गए थे और 15वीं शताब्दी में समस्त भारत में अव्यवस्था फैल गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार रसब्रुक विलियम के शब्दों में पूर्व तथा पश्चिम दोनों में इस समय समान स्थिति थी। 15वीं शताब्दी अत्यंत अराजकता का समय था, एक तर्कहीन एवं निर्माण रहित युग जिसमें देशों में एकता और स्थिरता के तत्वों का अभाव हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समय अत्यंत अराजकता और अस्थिरता का समय था और भारत में तो स्थिति उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों जगह ही खराब थी। पहले हम उत्तरी भारत के राज्यों पर विचार करेंगे। दिल्ली सल्तनत इस समय तक काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। फिरोज तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत के राज्य स्वतंत्र होने शुरू हो गए थे। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी था, जो 1517 ईस्वी में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना था। वह एक घमंडी शासक था और बहुत लापरवाह भी था। बाबर भी उसके अवगुणों पर अपनी आत्मकथा में चर्चा करता है। उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। इसके बाद मेवाड़ भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का शासक राणा संग्राम सिंह था, जिसे राणा सांगा के नाम से भारत में जाना जाता था। वह सिसोदिया वंश से संबंध रखता था और बहुत वीर एवं महत्वाकांक्षी शासक था।
इस समय संपूर्ण राजस्थान पर उसका नियंत्रण था और उत्तरी भारत में उसने कई स्थानों पर आक्रमण किया था और सफलता प्राप्त की थी। बंगाल मोहम्मद तुगलक के समय ही दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। 1493 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का सुल्तान रहा। वह एक वीर एवं शक्तिशाली शासक था और उसके समय में बंगाल के वैभव में काफ़ी वृद्धि हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात 1519 ईस्वी में उसका पुत्र नुसरत शाह बंगाल में गद्दी पर बैठा। गुजरात, भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात अत्यंत समृद्ध राज्य था। महमूद बेगड़ा के समय में गुजरात ने काफ़ी प्रगति की थी। इस समय बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था। मालवा, 15वीं शताब्दी से मालवा में खलजी वंश का राज चला आ रहा था। बाबर के आक्रमण के समय इस वंश का शासक महमूद द्वितीय गद्दी पर विराजमान था। उसका शासक युद्धों में अत्यंत व्यस्त रहता था। पंजाब दिल्ली राज्य से व्यावहारिक रूप से अलग हो चुका था और दौलत खान लोधी के अधीन पंजाब स्वतंत्र हो चुका था। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था। इब्राहिम लोधी ने दौलत खान के पुत्र दिलावर खान को दिल्ली में बंदी बना लिया था और उसका बहुत अपमान किया था। कश्मीर, 15वीं शताब्दी में जैन उल आबिदीन कश्मीर का महान शासक हुआ है। उसने कश्मीर पर 1420 से 1470 ईस्वी तक राज किया। उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात कश्मीर में अराजकता फैल गई थी। बाबर के आक्रमण के समय कश्मीर में मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। सिंध तथा मुल्तान, 1520-21 ईस्वी में आरगुन जाति के शाह बेग ने सिंध में सोमरा वंश को समाप्त करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसके पुत्र शाह हुसैन ने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार सिंध और मुल्तान पर आरगुन जाति का स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। जौनपुर तथा बिहार, जौनपुर में इस समय दरिया खान लोहानी राज्य कर रहा था और बिहार भी उसके राज्य में सम्मिलित था। खानदेश में फारूकी वंश का स्वतंत्र राज्य था। बाबर के आक्रमण के समय मीरन मोहम्मद इस राज्य का शासक था। उड़ीसा में इस समय हिंदू राज्य स्थापित था। यह उत्तरी भारत में कोई विशेष रुचि नहीं ले रहा था। दक्षिणी भारत, बहमनी राज्य। दक्षिणी भारत भी उत्तर भारत की तरह कई राज्यों में बटा हुआ था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय 1347 ईस्वी में बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी और इसके कई योग्य शासक हुए। 1481 ईस्वी में बहमनी के योग्य मंत्री महमूद गावा की हत्या के पश्चात बहमनी राज्य का विघटन हो गया। बहमनी राज्य के खंडरों पर 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ये थे अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, बीजापुर का आदिल शाही राज्य, बीदर का बरीद शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य और गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य। विजयनगर, बहमनी राज्य के सुदूर दक्षिण में विजयनगर का प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्य था जहां कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। पुर्तगाली, भारत के पश्चिमी तट पर इस समय पुर्तगाली भी स्थायी रूप से बस गए थे और वे भारत में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इस समय तक उन्होंने भारत में सक्रिय राजनीति में भाग लेना अभी शुरू नहीं किया था। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। नंबर 1, बाबर की राजनीतिक आकांक्षा। बाबर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। उसे मध्य एशिया में इच्छित सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने अब भारत की ओर रुख करने का निश्चय किया। नेक्स्ट, भारत की धन दौलत। बाबर ने भारत की धन दौलत के संबंध में बहुत कुछ सुना था। उसे भारत में सोने और चांदी की बहुत कहानियाँ सुनाई गई थी। वह अपनी आत्मकथा में लिखता है, हिंदुस्तान का मुख्य गुण यह है कि यह एक विशाल देश है और यहाँ पर सोना और चांदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बाबर की धार्मिक कट्टरता। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह काफिरों एवं मूर्ति पूजकों के देश पर विजय प्राप्त करके इस्लाम का प्रसार और प्रचार करना चाहता था और मुस्लिम जगत में अपना नाम करना चाहता था। एक वृद्ध स्त्री से प्रेरणा। फरगना तथा समरकंद का राज्य खो देने के पश्चात
बाबर दर दर भटकता फिर रहा था। 1503 ईस्वी में वह एक गांव में रुका था और वहां एक बुढ़िया गडरिया महिला ने, जिसकी आयु 111 वर्ष थी, उसे प्रेरणा दी कि वह भारत के ऊपर आक्रमण करे, जो उनके पूर्वजों का देश है, और उनके पूर्वजों ने भारत पर विजय भी प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य शक्ति। बाबर ने इस समय तक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति इकट्ठी कर ली थी और उसे मंगोलों, उज़्बेकों और ईरानियों से युद्ध का काफ़ी अनुभव हो गया था। उसने इन सब जातियों से कुछ न कुछ अवश्य सीखा था। उसने युद्ध पद्धति का काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था। भारत की राजनीतिक अवस्था। इस समय भारत की राजनीतिक अवस्था काफ़ी खराब थी। दिल्ली सल्तनत अत्यंत कमज़ोर हो चुकी थी और भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, जो आपसी ईर्ष्या से ग्रस्त थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे थे। काबुल से हिंदुस्तान की निकटता। 1504 ईस्वी में बाबर काबुल का शासक बन गया था। अब भारत और अफ़गानिस्तान की सीमाएं लगती थी और पंजाब का राज्य उसके राज्य से नज़दीक था, इसलिए उसने अब भारत की ओर रुख करने का निश्चय किया। एक सरदार से प्रेरणा। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा के कथनानुसार बाबर को उसके एक सरदार ने भारत विजय के लिए प्रेरित किया था। बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। उसने बाजौर पर अधिकार कर लिया। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी के सितंबर महीने में बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। वह पेशावर तक आ पहुंचा। वह पेशावर की किलेबंदी करने की सोच ही रहा था कि उसे अफ़गानिस्तान में अव्यवस्था की खबर मिली और तुरंत वापस लौट गया। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी। बाबर ने 1520 ईस्वी में भारत पर तीसरा आक्रमण किया। बाजौर और भेरा को जीतने के पश्चात उसने सियालकोट पर चढ़ाई कर दी। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी। बाबर ने 1524 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। वह दौलत खान लोधी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने इस समय भारत पर आक्रमण किया था। पांचवा और अंतिम आक्रमण 1525 ईस्वी। बाबर ने नवंबर 1525 ईस्वी में सेना सहित पंजाब पर हमला बोल दिया। इस हमले में उसका मुख्य उद्देश्य दौलत खान लोधी को सबक सिखाकर पंजाब को अपने अधीन करना था। बाबर 12,000 सैनिकों को लेकर काबुल से कूच कर गया। रास्ते में हुमायूं ने भी उसको शामिल किया। दौलत खान लोधी बाबर का सामना करना चाहता था, परंतु जब उसे पता लगा कि बाबर विशाल सैन्य शक्ति लेकर पंजाब की ओर आ रहा है, तो दौलत खान लोधी मलोट के दुर्ग में छिप गया, परंतु उसे बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाबर ने उसे माफ़ कर दिया और पंजाब पर बाबर का अधिकार हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पंजाब पर अपना अधिकार करने के पश्चात बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली पर विजय प्राप्त करना ही उसका असली लक्ष्य था। इस प्रयास के लिए उसके पास बहुत कम साधन थे। उसे अब केवल सरहदी कबीलों का साथ ही नहीं चाहिए था, बल्कि बहुत बड़ी सेना की भी आवश्यकता थी। जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा तो मार्ग में दिल्ली सल्तनत से असंतुष्ट सरदारों ने उसका स्वागत किया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल सेनाएं पानीपत के मैदान में पहुंच गई। बाबर ने अपने 25,000 सैनिकों सहित पानीपत के नज़दीक डेरा डाल दिया। उसके दाएं पक्ष की रक्षा तो पानीपत के नगर ने करनी थी। बाईं ओर खाइयाँ खोद दी गई और बहुत से वृक्ष काटकर इन खाइयों में डाल दिए गए। मध्य में 700 तोप गाड़ियों को चमड़े के रस्सों से बांधकर पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। इनके पीछे तोपचियों को खड़ा कर दिया गया और उनकी शरण के लिए कई कच्चे मोर्चे बनाए गए। दाएं केंद्र और बाएं केंद्र में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक कुशल तोपचियों को नियुक्त किया गया। इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख सैनिकों तथा 1000 हाथियों की सेना पानीपत पहुंच चुकी थी। इब्राहिम लोदी की
सेना की संख्या बहुत ज़्यादा थी, परंतु उसमें प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। कीन ने दोनों सेनाओं की तुलनात्मक स्थिति बड़े सुंदर शब्दों में की है। एक और तो वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के साधन तथा निराशा की अवस्था में भी साहस रखने वाले सैनिक थे, तो दूसरी ओर मध्यकालीन ढंग के सैनिक थे जो नेजाबाजों तथा धनुर्धारियों की अव्यवस्थित भीड़ लगाए हुए थे। एक सप्ताह तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही। अंत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने सैनिकों को शत्रुओं पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। इब्राहिम ने भी अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस प्रकार लड़ाई प्रातः 9 बजे प्रारंभ हो गई। बाबर स्वयं भी युद्ध भूमि में आगे बढ़ा। अफगान सैनिक दाईं ओर बढ़े, परंतु खाइयों को देखकर परेशान हो गए। तुलगमा दलों ने उन्हें घेर लिया और बीच में से तोपों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने अफगानों की सेना का बहुत बड़ा नुकसान किया। दोपहर तक इब्राहिम की सेनाएं पूर्णतः हार गई। वह स्वयं 15 से 16 हज़ार अफगान सैनिकों सहित युद्ध क्षेत्र में मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम अथवा युद्ध का महत्व। लोधी वंश का अंत। पानीपत के प्रथम युद्ध के फलस्वरूप भारत में लोधी वंश का अंत हो गया। इब्राहिम लोधी खुद भी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का पतन। दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इसमें कई महत्वपूर्ण वंश आए जिन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, परंतु सैयद और लोधी वंश अत्यंत कमज़ोर साबित हुए और लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। भारत में मुगल वंश की स्थापना। पानीपत की विजय के फलस्वरूप भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई और आगे चलकर मुगलों ने भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की। नेक्स्ट, बाबर का भारत में स्थायी रूप से रहने का निश्चय। बाबर ने अब भारत में स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। भारत में तोपखाने का प्रयोग। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में तोपखाने के पहली बार प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था और इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ। अब हम बात करेंगे बाबर की विजय के कारण। बाबर की सैन्य योग्यता। बाबर की विजय का मुख्य कारण उसकी सैन्य योग्यता थी। वह एक योग्य एवं साहसी सेनापति था जो युद्ध की योजना बनाने तथा उसे कार्य रूप देने में निपुण था। उसने मध्य एशिया से अनेक युद्ध पद्धतियाँ सीखी थी जिनका प्रयोग उसने कुशलतापूर्वक पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। बाबर का तोपखाना। बाबर का तोपखाना बाबर की विजय का मुख्य कारण सिद्ध हुआ और बाबर के कुशल तोपचियों ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया और इन्हीं की वजह से बाबर ने प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त की। भारतीय शासकों का इब्राहिम लोधी का साथ न देना। जब इब्राहिम लोधी बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था तो भारत के अन्य अफगान और राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता नहीं की, जिससे दिल्ली सल्तनत का शासक अकेला पड़ गया और वह बाबर के हाथों पराजित हुआ। इब्राहिम लोधी की अप्रियता तथा अयोग्यता। दिल्ली का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी बहुत अप्रिय था। जनता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह जनता में बहुत कम लोकप्रिय था और बहुत ही कम लोगों से मिलता जुलता था। अफगान सेना की दुर्बलताएं। इब्राहिम लोधी की सेना अप्रशिक्षित थी और एक भीड़ के समान आगे बढ़ रही थी। हाथियों ने भी अफगान सेना का काफ़ी नुकसान किया था। एक सप्ताह का लंबा समय। इब्राहिम लोधी ने पानीपत के मैदान में आकर डेरा डाल दिया था, परंतु एक सप्ताह तक उसने बाबर की सेनाओं पर आक्रमण नहीं किया। अंततः बाबर को ही फैसला लेना पड़ा और इस कारण यह निर्णय बाबर के लिए अच्छा साबित हुआ और इब्राहिम लोधी पर भारी पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसने दिल्ली सल्तनत को सदा के लिए समाप्त कर दिया और भारत में एक नए राजनीतिक वंश की नींव रखी गई जिसे मुगल वंश कहा जाता है। धन्यवाद।